हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अपराजिता एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 केमिस्ट्री का अध्याय जो 3 है, धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिनके बोर्ड में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। और आपको इसके लिए बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा पाओगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। तो विद्युत चालकता की बात करें, क्या दर्शाती है? देखो, ये तो दर्शाती हैं विद्युत चालकता, क्योंकि धातुएं सभी विद्युत चालक होते हैं और ध्वनिक प्रकृति की भी होती हैं। द्वितीयता, ये वाला गुणधर्म धातुएं नहीं दर्शाती, तो इसमें जो ऑप्शन हमसे जो पूछा है वो ये सही होगा। ठीक है, और तन्यता भी रखती हैं, तो ये तो वो हो गए जो धातुएं रखती हैं, लेकिन हमसे पूछा है नहीं रखती हैं, तो नहीं वाला कौन सा है? द्वितीयता, या फिर आप कह सकते हो विद्युतहीनता, है ना। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। धातुओं को अगर हम पतले तार के रूप में खींचते हैं तो उस गुण को हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं बेटा? तन्यता कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। ठीक है, जिसको सिल्वर कहते हैं। ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी होता है। जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले, कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम के। ठीक है, एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? उच्च ऊष्मीय चालकता, बिल्कुल ये वाला तो है। उच्च विद्युत चालकता, खाना पकाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तन्यता, इससे भी कोई लेना देना नहीं है खाना पकाने में तो। ठीक है, हाँ, उच्च गलनांक ये है। तो पहला और चौथा आपका है इसमें, तो पहला और चौथा किस में आ रहा है ये देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरे का जो ऑप्शन है वो डी है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है बेटा जो ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं करती है? क्या सोडियम है वो? सोडियम तो भैया करती है ना, कैल्शियम भी करती है, मैग्नीशियम गर्म जल से कर लेती है। ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे व गर्म जल से विक्रिया कर लेती हैं। लेकिन अगर बात करें Fe की तो ये नहीं करता, तो आपका ऑप्शन सही होगा फोर्थ का डी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5 की बात करें तो आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड या कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? FeO ये भी नहीं होता है, Fe2O3 ये भी नहीं होता है, Fe3O4 हाँ बेटा ये होता है। और ये भाप वाली जो आयरन के साथ विक्रिया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है 5 का सी। ठीक, ये ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया को अच्छे से करना एनसीईआरटी बुक से। ठीक, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है, यानी कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम? जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या होता है? समझ रहे हो? ठीक, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे सारे वीडियो आपको साइंस के मिल जाएंगे। ठीक है, और वहां से देख लीजिए। ठीक है, आप अगर ऑप्शन लगाना चाहते हो बेटा, ठीक है, यूपी बोर्ड में 20 ऑप्शन है, बिहार बोर्ड में भी काफी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अलग अलग बोर्डों का अलग अलग रहता है। ठीक, तो अगर आपको ऑप्शन लगाने हैं तो आपके पास एक तो भाई वीडियोस देख लो, ठीक है, अपने जो भी हैं चैनल पे पड़े हुए हैं। दूसरा जो आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो पढ़ना है एनसीईआरटी बुक, आराम से पढ़नी है, तसल्ली से। ठीक है, धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ना है, समझना है। अच्छा, एनसीईआरटी बुक समझ में कब आएगी? जब आप लेक्चर देख लोगे। ठीक है, तो पहले एक बार लेक्चर देख लीजिए आराम से, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, आराम से आप ऑप्शन लगा दोगे सारे, एक भी ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा। ठीक, और ये जो ऑप्शन वाली वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये तो आप देखिए। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम आने वाला है, तो उतना टाइम तो है नहीं कि भाई हम दोबारा से उसको करें, तो आप ये काम तो कर ही लीजिए। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको करा रहा हूं। तो कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है जल से क्रिया नहीं करता, गलत बात है, कर लेता है भाई। ठीक है, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, नहीं, यह जल से धीरे से क्रिया करता है। ठीक है, धीमे अभिक्रिया रहती है। यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, हाँ बिल्कुल ये सही है।
बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा कौन से में मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं डी में। तो छठे का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? डी। छठे का ऑप्शन सही है डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्लियर? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? अब यहां पे दो धातुएं आपके दिए, इनको छोड़ना है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो बेटा इसमें आपका है HNO3। ठीक है, HNO3। आपको लग रहा होगा पता नहीं कहां से क्वेश्चन बने। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम बुक के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं है, मैं बाहर से नहीं करा रहा हूं, पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया का संयोजन है। तनु तो होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है। अच्छा, इसमें भी तनु आ रहा है तो ये भी गलत है। सांद्र HCl सांद्र HNO 3:1। हाँ, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तनु तनु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? KCl आयनिक यौगिक है। ठीक, और तो इसका मतलब नहीं पूछ रहा है तो मैं इसको गलत कर देता हूं। ठीक है, HCl यहां पे एक इसको जरूरत होती है, तो एक तो ये है बेटा आयनिक यौगिक आपका, और एक है CCl4। ठीक है, क्योंकि इनमें सह संयोजक बन जाएंगे। और ये NaCl भी आयनिक यौगिक है आपका। तो आपके ऑप्शन सही है, एक तो ये वाला और ये एक वाला। दूसरा और तीसरा किस में आ रहा है? ये आ रहा है बी में। ठीक है, तो नमे का आपका कौन सा सही है बेटा? वी सही है। कौन सा सही है नमे का? वी। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? जल में विलयता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, सही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत है। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, देखो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं करते हैं, और ये नहीं वाला ही हमसे पूछ रहा है, तो अपना ऑप्शन ये सही होगा। उच्च गलनांक वैसे भी होता ही है, ये सारे गुण होते हैं गलित अवस्था में भी। तो ऑप्शन आपका 10 में का सही हो जाएगा बेटा वी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं? कॉपर नहीं, Au सोना, और जिंक भी नहीं, और ये चांदी, ये दोनों। ठीक, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ये 2 और 4 कौन से में है भाई? 2 और 4 हैं सी में। तो 11 का कौन सा हो गया बेटा आपका? ऑप्शन सही सी हो गया। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? ये यहां पे धातुएं दे रखी हैं अपने को 4, जिनको जो भी धातु उनको भैया धातुओं की परिष्करण विधि तो है, लेकिन इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं 2। ठीक है, अच्छा 2 की बात नहीं कर रहे, मैं 2 इसलिए निकल गया क्योंकि मेरे को दिख गई इसमें कौन सी 2 धातुएं हैं। ठीक है, कौन सी धातु है जिनका विद्युत जो परिष्करण विधि द्वारा मतलब हम परिष्कृत करते हैं? तो एक तो बेटा इसमें है Au और एक है Cu। ठीक है, तो 1 और 2 कौन से में आ रहा है? ये आ रहा है पहले में। तो ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, 12 का आपका ए हो गया था और 11 का आपका जो ऑप्शन सही था सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें तो 13 में क्या है? वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर यानी चांदी, बता रखा है मैंने बेटा, सिल्वर सल्फाइड बनता है। मम्मी की जो पायल है वो काली पड़ जाती है, पायल देखा हो ना सिल्वर की चीजें। तो क्यों? डायरेक्ट हमें मिल गया Ag2S, सल्फाइड की परत जम जाती है। ठीक है, किसी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। इसमें देखो गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके लिए तो जिंक आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है, और तो कुछ है ही नहीं, देखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, ज्यादातर हमारे घरों में
जो बर्तन मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, स्टील के ही तो मिलते हैं, जंग नहीं लगती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो भैया क्या निकल क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है, या कॉपर क्रोमियम के साथ, निकल कॉपर के साथ। इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही है, निकल क्रोमियम प्लस आयरन, ठीक है, स्टील बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की परत जम जाती है, तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो ऑप्शन सही होगा बेटा आपका वी, CuCO3, ठीक है, CuCO3। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने हो चुके हैं क्वेश्चन 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपने वैसे ही आपको दिख गया होगा ना। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा भैया, HG यानी पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं, तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो गलित अवस्था में क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। तो देखो एक तो आपका बेटा सोडियम है, ठीक है, और ये कैल्शियम, तो ये दोनों ही है, तो ये दोनों कौन से ऑप्शन में आ रही है वो अपन देख लेते हैं, क्या इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं ये डी में है, तो आपका 18 का ऑप्शन कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, अच्छी बात है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली, ये भी पता होगा, आयोडीन है ना, फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाएगी, ऐसी कौन सी धातु है इनमें तो इनके लवण के विलयन से विस्थापित हो जाएगी भाई, इसके निम्नलिखित 4 धातु में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाएगी। अगर हम देखें सक्रियता श्रेणी के क्रम के हिसाब से, तो सबसे जो नीचे हमें मिल रही है वो मिल रही है Ag, तो ऑप्शन सही होगा इसका बी, Ag सबसे विस्थापित हो जाएगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, यानी कि 3 चिन्हित परखनलियां हैं, एक A, V और C, ठीक है, A, B, C 3 परखनलियां अपने यहां पे दे रखी हैं, ठीक। यहां सांद्र HCl है, सांद्र HNO3 है और सांद्र HCl प्लस HNO3 3 अनुपात 1 में, मतलब एक्वारेजी बन गया, 2-2 ml ये तीनों परखनलियों में है। प्रत्येक परखनली धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला जाता है, परखनली A और B में कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हम एक टुकड़ा डाल रहे हैं तो, लेकिन C में वह घुल जाता है, तो एल्युमिनियम नहीं हो, एल्युमिनियम तो वैसे भी घुल जाएगा ना, रिएक्शन करेगा अम्लों से। हाँ सोना है बेटा, अगर सोने को एक्वारेजिया में अपन डालते हैं AU को, तो ये क्या करता है, घुल जाता है, ठीक है। इसको तो वो बड़ा सा क्वेश्चन भी है, सुनार वाला है ना, डोंग रचा के जाता है एक व्यक्ति, गांव गांव घूमता है, ठीक है, NCERT में पढ़ना आप। एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, नहीं ये तो गलत है, यौगिक तो होता है लेकिन नहीं, एक तरह से नहीं बोल सकते हैं, एक समांगी मिश्रण, हाँ ये ज्यादा बेटर है, तो ऑप्शन आपका सही होगा एक समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है धनावेशित कैथोड, भाई धनावेशित कैथोड कब से हो गया, गलत है, ऋणावेशित एनोड ये भी गलत है, धनावेशित एनोड हाँ सही है, ऋणावेशित कैथोड ये भी सही है, तीसरा चौथा कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 23 का जो सही होगा बेटा वो कौन सा होगा, वी, ठीक। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है, एनोड पर निक्षेपित होता है, कैथोड तथा एनोड दोनों पर निक्षेपित होता है, या विलयन में बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए आपको विद्युत अपघटन परिष्करण विधि अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब Zn जो होगा, ठीक है, निक्षेपित Zn पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये किस पे जाके चिपकेगा, सिंपल सा फंडा है, आपको समझ आ जाना चाहिए, किस पे, कैथोड पे, माइनस वाले पे, ठीक है। 25 देखते हैं, तत्व A मुलायम है, ठीक है, उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है, यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, कौन सा है भैया, सिंपल सी बात है, ये तो हमें वैसे ही पता चल गया था, सोडियम है ना, सबको पता होगा इसके बारे में। तो मिश्र धातु या मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु उसके अवयवों में से एक अधातु रखती है? पीतल अधातु रखती है क्या, कांसा रखता है, अमलगम रखता है, स्टील? तो बेटा 26 का इसमें जो ऑप्शन आपका सही जो होगा वो होगा डी, यानी स्टील अधातु रखती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। हाँ, जलाया था मैग्नीशियम रिबन को, सही बात है ये तो। यह ठंडे जल से विक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। यही गलत है। तो ये तो हमारा जो ऑप्शन गलत के हिसाब से जो सही होगा वो होगा ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में मरकरी उसके अवयव के रूप में होता है? तो जिंक अमलगम। ठीक, इसमें आपको अमलगम, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर Hg पारा किसी के साथ है तो वो अमलगम है, और ये खुद कह रहा है कि ये मिश्र धातु के रूप में क्या है, मरकरी है, यानी Hg है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट है 29। X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। ठीक है, X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो निम्नलिखित में से Z कौन सा गुण नहीं दर्शाता? तो Z तो आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक देखो उच्च गलनांक होता है, हाँ होता है, निम्न गलनांक नहीं, तो ये नहीं दर्शाता। तो कुल एक मिनट, यही सही होगा है ना, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आपका जो सही होगा वो ये सही होगा, क्योंकि बाकी तो सभी आयनिक यौगिक वाले गुण हो गए। ठीक है, तो 29 का जो सही होगा आपका बेटा वो ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, 30 का देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। 30 में 3 तत्व X, Y, Z, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 10 है, नियोन हो गया, 17 क्लोरीन हो गया, 12 मैग्नीशियम हो गया। X धातु गलत, Y धातु है गलत है, Z क्या है, तो Z एक अधातु है, गलत है, Y अधातु है, सही है, Z तो इसमें ऑप्शन, हाँ धातु है, सही। तो ऑप्शन आपके बेटा सही होगा, क्योंकि Y अधातु है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हो गया ना ये तो 17, और ये मैग्नीशियम हो गया, और मैग्नीशियम क्या है, धातु। ठीक है, अब आते हैं धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? बेटा ये ध्यान रखना है आपको, एल्युमिनियम। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। सामान्यतः धातु, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कौन सा विद्युत का चालक है? ग्रेफाइट, सबको पता है इसके बारे में तो, ठीक है, ग्रेफाइट है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ क्या है? पीवीसी, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ध्यान रखना इसको भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ब्रोमीन। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत ज्यादा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो इन क्वेश्चंस को लगाने में आपको कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? MgSO4 नहीं होगी भैया, ये भी नहीं होगी, ZnSO4Fe ये भी नहीं होगी, MgSO4 ये भी नहीं होगी, आपकी होगी ये CuSO4Fe, क्योंकि Fe जो हटा देगा Cu को, क्योंकि Fe जो है Cu से ऊपर होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है? एनोड, लेकिन ये एनोड बना रखा माइनस वाले को, तो ये भी गलत है। यहाँ पे कैथोड माइनस है, लेकिन कैथोड पे ये नहीं, एनोड पंख होता है, ये भी गलत है। ये प्लस, ये सही है, इससे आ रहा है, ठीक है, इस पे जा रहा है, हाँ ये सही है बेटा, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, क्योंकि देखो एनोड भी प्लस है, कैथोड माइनस है, यहाँ से ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो निक्षेपित किस पे जाके हो रही है, और एनोड अशुद्धियां यहाँ एनोड पंख है। ठीक, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी लगा पाओगे। अब आते हैं एनसीईआरटी के ऑप्शन है कुछ। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? NaCl कॉपर, MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन कॉपर धातु। तो इसमें आपका बेटा ये होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो Ag से चांदी से ऊपर होता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस नहीं, पेंट, जिंक की परत चढ़ाएंगे, इस पे क्या करेंगे अपन? जिंक की परत चढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रही है, मतलब आयनिक यौगिक बना रही है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। जल में विलय तो बेटा कैल्शियम होगा, ये कौन सा होगा? कैल्शियम। ठीक है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थों पर हम किसकी बजाय, जिंक की बजाय किसका लेप करते हैं? टिन का। देखते हैं, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, महंगा सस्ता से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ठीक है,
टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, हाँ ये होगा। एक मिनट, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, क्योंकि ज्यादा अभिक्रियाशील चीजों को हम खाद्य पदार्थों में यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ये सही होगा। ठीक है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रिया, कम होता तो कर लेते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सा यानी सी सही होगा। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में कितने ऑप्शन हो गए? 40 ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो आपको खुशी हो रही होगी। और एक बार अगर आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ऑप्शन आप अच्छे से तभी लगा पाओगे जब आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एनसीईआरटी बुक को अच्छे से आप पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।